ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा बीएम ली काफी कुछ सुनबे से पूछना चाहता था और काफी डिस्कस भी करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे ह्योनसांग भी मौजूद था और ह्योनसांग के होते हुए कोई भी सुनबे को टच तक नहीं कर सकता था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी बीएम ली को वहाँ से जाना पड़ता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें भी थोड़ा बहुत बीएम ली के लिए बुरा लगता है, क्योंकि बीएम ली को पहली बार कोई एक ऐसा पर्सन मिला था जो कि बीएम ली को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करता था। खैर, बीएम ली के जाते ही वहाँ से ह्योनसांग और सुनबे डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो लोग बीएम ली के सामने कपल्स की तरह रहेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ हमारा बीएम ली इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थोड़ी ना था। बीएम ली को तो उल्टा ह्योनसांग पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपना सारा का सारा गुस्सा ह्योनसांग पे निकाल भी देता है। मीटिंग के दौरान बीएम ली जो है ह्योनसांग से काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिसका जवाब ह्योनसांग थोड़ा बहुत गलत भी देता है, जिस वजह से हमारे बीएम ली को मौका मिल जाता है ह्योनसांग को काफी ज्यादा सुनाने का और नीचा दिखाने का। लेकिन यहाँ पर बीएम ली की ये बाजी बीएम ली पे ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि बीएम ली जैसे ही ह्योनसांग को डांट देता है तो हमारी सुनबे बीएम ली से कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, क्योंकि मैं ह्योनसांग की ट्रेनी हूँ और मेरा फर्ज बनता है ह्योनसांग को सब कुछ अच्छे से सिखाने का, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं सिखा पाई हूँ उसे। जिसके बाद हमारी सुनबे बीएम ली से कहती है कि आज के बाद मैं ह्योनसांग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं उसको अच्छे से सब कुछ सिखा सकूं। मतलब हमारा बीएम ली चला था ह्योनसांग और सुनबे को अलग करने में, लेकिन ह्योनसांग और सुनबे जो है और भी ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब आगे होना क्या था, सुनबे जो है ह्योनसांग के साथ वापस से डिनर करती है और डिनर करने के बाद दोनों के दोनों निकल जाते हैं कॉस्मेटिक्स को ढंग से चेक करने के लिए। यहाँ पर हमारी सुनबे ह्योनसांग को समझा रही होती है कि किस तरह से ह्योनसांग को सारे के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहिए। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चेक करते करते जो है हमारी सुनबे ह्योनसांग के काफी क्लोज भी आ जाती है और साथ ही साथ अब सुनबे को भी ह्योनसांग थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारा बीएम ली और डायरेक्टर ली जो है एक पार्टी अटेंड करने के लिए गए हुए होते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है बीएम ली का कितना ज्यादा मूड खराब हो रखा है कि तभी अचानक से वहाँ पे एक पर्सन आता है और बीएम ली से डायरेक्टर ली के सामने कहने लगता है कि डायरेक्टर ली, जितना भी तुम्हें पैसे देते हैं उसके भी डबल ट्रिपल मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, तो मेरी कंपनी में आ जाओ। जितना काम तुम डायरेक्टर ली की कंपनी में करते हो भले ही उससे भी कम काम कर लेना, लेकिन तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। इनडायरेक्टली वो पर्सन जो है बीएम ली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी मालूम होता है कि बीएम ली जो है डायरेक्टर ली के साथ अभी तक इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर ली बीएम ली को पैसे देता रहता है। लेकिन हमारे बीएम ली का माइंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा सनका हुआ था कि बीएम ली जो है उस पर्सन के ऊपर अपना हाथ भी उठा लेता है और कहता है कि अगली बार से तुमने ऐसा मेरे साथ करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। बीएम ली काफी गुस्से में होता है और अपने गुस्से को शांत करने के लिए बीएम ली होटल से बाहर चले जाता है। और हमें वापस से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में भी बीएम ली के फादर जो है लोगों से लोन लिया करते थे, ये कहते हुए कि उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे भरने हैं। और सभी लोगों से पैसे लेने के बाद वो वापस से फरार हो जाते थे और लास्ट में सभी लोग आके इवन बीएम ली के स्कूल के अंदर घुस के जो है बीएम ली को काफी ज्यादा मारा करते थे। यहाँ पर बीएम ली सभी लोगों से कहता भी था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जब उन लोगों ने बीएम ली के फादर को पैसे दिए हैं तो उन लोगों को बीएम ली के फादर से ही वो पैसे वापस से मांगने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा बीएम ली पैसों के भी वैल्यूज जानता था और बीएम ली को मालूम था कि जितने भी लोगों से उसके फादर ने पैसे लिए हैं वो उनकी काफी ज्यादा मेहनत की कमाई थी। जिसके बाद हमारा बीएम ली फाइनली डायरेक्टर ली के पास जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम काफी अमीर हो, जिस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि जितने भी लोगों से मेरे फादर ने पैसे लिए थे मैं उन्हें वापस कर दूँ वो पैसे। और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो उसके बाद जो है मैं हमेशा तुम्हारी गुलामी करूंगा। और इसी टाइम से जो है हमारे बीएम ली और डायरेक्टर ली की दोस्ती भी हो जाती है और इसी टाइम से हमारा डायरेक्टर ली जो है बीएम ली की हमेशा मदद करा करता है। अब एक बार फिर से अपनी सारी की सारी बीती हुई यादों को सोचकर हमारा बीएम ली और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर सुनबे और ह्योनसांग को आज हॉल चेक करने के लिए जाना होता है। लेकिन तभी अचानक से सुनबे का एक कलीग सुनबे से कहता है कि डायरेक्टर ली का अचानक से ऑर्डर आया है कि एक पर्सन को जाके वेयर हाउस के सारे चीजों का लिस्ट बना के आना है और काम ज्यादा था, जिस वजह से सुनबे और ह्योनसांग डिसाइड करते हैं कि सुनबे हॉल को चेक करने के लिए जाएगी और ह्योनसांग जो है डायरेक्टर ली का काम करेगा। जिसके बाद सुनबे और ह्योनसांग जो अपने अपने काम में लग जाते हैं। भले ही दोनों अलग अलग रह के काम कर रहे होते हैं लेकिन दोनों के दोनों काफी अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो है ह्योनसांग की सारी लिस्ट बन चुकी थी, जिस वजह से ह्योनसांग जो है उस कलीग को वो सारी की सारी लिस्ट पकड़ा के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी गड़बड़ हो जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पे डायरेक्टर ली आ जाता है लोगों का काम चेक करने के लिए, जिस पर हमारे डायरेक्टर ली को वो कलीग कहता है कि मैं इस लिस्ट का क्या करूं। जिसके बाद हमारे ह्योनसांग और उस कलीग को मालूम पड़ता है कि डायरेक्टर ली ने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं और ह्योनसांग समझ जाता है कि ये सारा का सारा बीएम ली का प्लान था ताकि वो सुनबे और ह्योनसांग को अलग अलग कर सके। जिसके बाद हमारा ह्योनसांग तुरंत निकल जाता है सुनबे के लिए। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि बीएम ली का ये प्लान था सुनबे और ह्योनसांग को अलग करने का, लेकिन बीएम ली का एक और प्लान था।
वेल यहाँ पर सुनबे का काम जैसे ही खत्म होता है कि तभी अचानक से सुनबे के पास बीएम ली पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि उसने ब्रेकअप क्यों करा। लेकिन जब हमारी सुनबे बीएम ली के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है तो बीएम ली गुस्से में आ जाता है और गुस्से में बीएम ली सुनबे से ये भी कह देता है कि चलो हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन ये बात सुनते ही हमारी सुनबे जो है अब अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाती और बीएम ली से कह देती है कि कौन सी शादी, इसका मतलब जो है तुम 1 महीने बाद जो शादी करने वाले थे उसमें दुल्हन मैं थी तुम्हारी। और साथ साथ सुनबे बीएम ली को सब कुछ बता देती है कि उसे मालूम पड़ गया है कि बीएम ली और ह्यूनजो की शादी कुछ ही टाइम में होने वाली है। वेल बीएम ली को भी यहाँ पे क्लियर हो चुका था और अब बीएम ली को जो है सुनबे का साथ छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारा बीएम ली अपनी ही जिद पे था और वो सुनबे को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता था, जिस वजह से हमारा बीएम ली सुनबे के साथ जोर जबरदस्ती भी करने लगता है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे ह्योन सांग आ जाता है और सुनबे को प्रोटेक्ट करता है और बीएम ली को काफी ज्यादा पीटता है। और अब फाइनली जो है सुनबे को भी पता चल गया था कि क्यों बीएम ली जो है ह्यूनसुक के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं पे हमारे बीएम ली को भी मालूम पड़ गया था कि क्यों सुनबे ने जो है उसके साथ ब्रेकअप करा। जिसके बाद दोनों के दोनों अपनी अपनी लाइफ अलग से ही इंजॉय करने लगते हैं, जहाँ पर हमारा बीएम ली अब ह्यूनजो के साथ बिल्कुल ही खुले दिमाग से प्री वेडिंग शूट्स में बिजी हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ सुनबे ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा दुखी थी, तो सुनबे का माइंड को फ्रेश करने के लिए सुनबे की फ्रेंड जो है सुनबे को एक बार में लेके जाती है ताकि सुनबे जो है थोड़ा बहुत एंजॉय करे। वेल यहाँ पर सुनबे जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाना चाहती थी, जिस वजह से सुनबे ह्योन सांग को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन उसी टाइम पे हमारा ह्योन सांग भी उसी बगल वाले रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा होता है और जैसे ही वो सुनबे को बार के अंदर जाता हुआ देखता है तो ह्योन सांग भी पहुंच जाता है सुनबे के पीछे पीछे। जिसके बाद हमारा ह्योन सांग काफी देर तक सुनबे को डांस करता हुआ देखता है, क्योंकि अब फाइनली हमारी सुनबे अपनी सब कुछ चीजों को भूलकर थोड़ा एंजॉय कर रही है। कि तभी अचानक से सुनबे के पास एक लड़का आ जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि सुनबे उसे नोटिस कर पाती कि तभी हमारा ह्योन सांग आके उसे भगा देता है। जिसके बाद स्टिल हमारी सुनबे कुछ देर तक डांस करती रहती है और ह्योन सांग को नोटिस नहीं करती। कि तभी अचानक से जो है ऊपर से बहुत ज्यादा तेज की रोशनी आती है और सभी लोगों के ऊपर स्प्रिंकल्स गिरा दिए जाते हैं और हमारी सुनबे उन स्प्रिंकल्स को देखते देखते जैसे ही पीछे मुड़ती है तो ह्योन सांग और सुनबे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वेल अब सुनबे थोड़ी देर ह्योन सांग को देखती है और फिर तुरंत ही बार के बाहर चली जाती है। यहाँ पर हमारी सुनबे ह्योन सांग से पूछती है कि क्या वो अभी अपने दोस्तों के साथ आया है, जिस पर हमारा ह्योन सांग सुनबे से साफ साफ कह देता है कि उसने सुनबे को बार में जाता हुआ देखा था, जिस वजह से वो सुनबे का पीछा करने लगा। वेल अब यहाँ पे हमारी सुनबे चाहती थी कि ह्योन सांग वहाँ से चले जाए ताकि वो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर सुनबे की फ्रेंड आ जाती है और ह्योन सांग को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लेती है। जिसके बाद तीनों की तीनों साथ में डिनर करते हैं और फिर डिनर करने के बाद ह्योन सांग हमारा सुनबे और सुनबे की फ्रेंड को कार में ड्रॉप करके वहाँ से चले जाता है। अभी कंपनी की जो है छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से नेक्स्ट डे हमारा ह्योन सांग अपनी बहनों से भी मिलने जाता है, जहाँ पर शुरुआत में ह्योन सांग जी सांग के साथ बैडमिंटन कंपटीशन रखता है और यहाँ पर इन दोनों की जज होती है यू सांग। वेल थोड़ी देर खेलने के बाद जब सभी थक जाते हैं तो साथ में बैठ के तीनों भाई बहन जो है लंच करते हैं। फिर यहाँ पर हमारी यू सांग जी सांग से कहती है कि यू सांग ने एक लड़का ढूंढा है जी सांग के लिए, जो कि एक रेस्टोरेंट का शेफ है। लेकिन जैसा कि हमारी जी सांग को किसी भी लड़के पे इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से इस बार भी हमारी जी सांग यू सांग को मना कर देती है और शेफ के लिए रिजेक्ट कर देती है। ये बात सुन के यू सांग को भी काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो यू सांग अपनी बहन के लिए इतना सोच रही है और इतनी मेहनत कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ जी सांग को तो शादी की पड़ी ही नहीं है। वेल अब जैसे ही वीकेंड्स खत्म होते हैं तो नेक्स्ट डे ही जो है बीएम ली और डायरेक्टर ली सुबह सुबह एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली बीएम ली से यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, जो कि बहुत पहले से ही इनके माइंड में चल रहा होता है। पहले इन लोगों ने सोचा हुआ होता है कि जैसे ही बीएम ली डायरेक्टर ली की बहन से शादी कर लेगा तो बीएम ली का प्रमोशन हो जाएगा और उसके बाद बीएम ली यूरोप प्रोजेक्ट के बहाने यूरोप चले जाएगा और वहीं पे डायरेक्टर ली की बहन के साथ सेटल हो जाएगा। वेल यहाँ पर हमारा बीएम ली और डायरेक्टर ली अपनी कार पार्क करके ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर में जा रहे होते हैं, जिस वजह से जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में हमारा लिफ्ट खुलता है तो वहाँ पर इन लोगों की नजर जाती है सुनबे और ह्योन सांग पे, जो कि साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे बीएम ली के साथ डायरेक्टर ली भी मौजूद थे, जिस वजह से सुनबे और ह्योन सांग को ना चाहते हुए भी लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है। वेल यहाँ पर साथ साथ हमारा डायरेक्टर ली भी सुनबे को जानता था, जिसके बाद हमारा डायरेक्टर ली सुनबे और बीएम ली को लंच के लिए इनवाइट करता है ताकि तीनों के तीनों साथ में बैठ के प्रोजेक्ट रिलेटेड बात कर सके। और बेचारा हमारा ह्योन सांग इन तीनों के बीच में जो है चुपचाप खड़ा होता है और इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वेल अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ली अपनी एक स्टाफ के पास रोज ही जाया करता था और उसके लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लेके जाया करता था, ताकि गिफ्ट्स के बदले में जैसे ही उस स्टाफ को जी सांग दिखे तो वो तुरंत ही डायरेक्टर ली को इन्फॉर्म कर सके।
और फाइनली हमारी उस स्टाफ को जी सांग काफ़ी दिनों बाद दिख चुकी होती है मॉल के अंदर, क्योंकि हमारी जी सांग आई हुई होती है सब कुछ देखने के लिए मॉल का लोकेशन, क्योंकि हमारी जी सांग ने सोचा हुआ होता है कि वो उस मॉल में जाकर अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉप खोलेगी। और ऑफ कोर्स हमारी जी सांग की ऑलरेडी वेडिंग ड्रेस की शॉप तो पॉपुलर है ही है, और अगर हमारी जी सांग उस शॉप को मॉल के अंदर खोलेगी तो हमारी जी सांग को और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ साथ मॉल वालों को भी बेनिफिट होगा। वेल अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे सुनबे, बीएम ली और डायरेक्टर ली साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली सुनबे से कहने लगता है कि बीएम ली तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करा करता है। वेल इस टाइम पे अगर हमारे सुनबे और बीएम ली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सुनबे थोड़ी सी खुश हो जाती, लेकिन ये बात सुनने के बाद इस टाइम पे जो है दोनों के ही बीच में ऑकवर्ड सा मूवमेंट आ जाता है, जिसके बाद डायरेक्टर ली हमारे सुनबे को यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी हमारी सुनबे के लिए, क्योंकि अगर हमारी सुनबे एक बार यूरोप प्रोजेक्ट में जुड़ गई तो सुनबे का प्रमोशन तो पक्का है। और एज यू ऑल नो हमारे बीएम ली का तो प्रमोशन होने ही वाला है, लेकिन अगर हमारी सुनबे भी उस प्रोजेक्ट में जुड़ जाएगी तो हमारी सुनबे का प्रमोशन हो जाएगा, जिसके बाद हमारी सुनबे को बीएम ली की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी सुनबे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट में, और ना ही हमारी सुनबे यूरोप जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि हमारी सुनबे डायरेक्टर ली से कुछ कह पाती कि तभी अचानक से डायरेक्टर ली को स्टाफ का मैसेज आ जाता है कि जी सांग मॉल में आई हुई है, जिस वजह से खुशी के मारे डायरेक्टर ली तुरंत ही वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमारे लंच के टेबल में सिर्फ और सिर्फ सुनबे और बीएम ली बचते हैं, जिसके बाद हमारी सुनबे बीएम ली से साफ साफ कह देती है कि वो यूरोप प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगी, जिस वजह से जो है बीएम ली कृपया करके डायरेक्टर ली से सब कुछ कह दे। वेल इसके बाद हमारी सुनबे बीएम ली को दोबारा से सुनाती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलता तो तुम मुझे इस प्रोजेक्ट के बहाने यूरोप में लेके चले जाते, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज होता हमारी पोजीशन, बल्कि तुम वैसे के वैसे ही रहते, तुम स्टिल मुझे चीट करते। और ऑफ कोर्स हमारे बीएम ली की उस टाइम तक तो शादी भी हो जाती, जिसके बाद भी हमारा बीएम ली सुनबे के साथ रिलेशनशिप में रहता, यानी कि वो एक्स्ट्रा डबल चीट करता। पहले वहीं पे दूसरी तरफ हमारा डायरेक्टर ली भागा भागा पहुंच जाता है जी सांग से मिलने के लिए, लेकिन हमारी जी सांग तो पहली बार में ही डायरेक्टर ली को नहीं पहचान पाती। लेकिन जैसे ही हमारा डायरेक्टर ली अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है जी सांग को, तो हमारी जी सांग समझ जाती है कि ये वही इंसान है जो मुझे लिपस्टिक देने वाला था। फिर यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली जी सांग से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी वकील की जरूरत है डिवोर्स लेने के लिए, जिस पर हमारी जी सांग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है और डायरेक्टर ली से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे क्यों डिवोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एंगेजमेंट तोड़ चुकी हूँ। और ये बात सुनते ही हमारे डायरेक्टर ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जिसके बाद हमारे डायरेक्टर ली वहाँ से निकल जाता है जी सांग से ये कहते हुए कि मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगी और नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम प्लीज़ मुझे अपना नाम भी बता देना। मतलब सीन वापस से ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली ऑफिस में पहुंच चुका होता है कि तभी वहाँ पे बीएम ली आकर डायरेक्टर ली से साफ साफ कह देता है कि सुनबे को वो इस प्रोजेक्ट में ना ले। लेकिन ये बात सुन के अचानक से डायरेक्टर ली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अचानक से बीएम ली सुनबे को इस प्रोजेक्ट से निकाल रहा है, जिस वजह से हमारा डायरेक्टर ली बीएम ली से कहता है कि वो सुनबे को कन्विंस करने की कोशिश करे, क्योंकि सुनबे काम करने में काफी ज्यादा अच्छी है। वेल अब इसके बाद हमारा बीएम ली मीटिंग बैठाता है, और इस बार हमारा बीएम ली एक नए प्लान के साथ आया हुआ होता है सुनबे और ह्योनसांग को अलग करने के लिए। वेल इस बार हमारा बीएम ली ह्योनसांग का सीधा डिपार्टमेंट ही चेंज कर देता है, यानी कि आज के बाद से हमारी सुनबे ह्योनसांग की सीनियर नहीं रही। वेल इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी सुनबे और भी ज्यादा बीएम ली से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बीएम ली सुनबे को वापस से अपनी लाइफ में लाने के लिए ह्योनसांग के ऊपर मुसीबत में मुसीबत डालने में लगा है, लेकिन हमारी सुनबे कर भी क्या सकती है, क्योंकि बीएम ली उनका सीनियर है। वेल अब ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि हमारी ह्योनजू को पता चल गया था कि जी सांग उसकी वेडिंग ड्रेस नहीं बनाने वाली है, जिस वजह से हमारी ह्योनजू थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि बेचारी की शादी नजदीक आ रही है और उसके पास तो कपड़े ही नहीं है, जिस वजह से हमारी ह्योनजू इस बारे में डिस्कस करने के लिए बीएम ली से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाती है। वेल यहाँ पर हमारी अगर ह्योनजू चाहती तो वो बीएम ली के गेट के लॉक को खोल के बीएम ली के आने से पहले उसके घर में चली जाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना तो ह्योनजू का हक बनता ही है, क्योंकि आगे चल के तो बीएम ली की वो वाइफ बनने वाली है। लेकिन हमारी ह्योनजू ऐसा ना करके बीएम ली के गेट के पास खड़ी रहती है और बीएम ली के आने का वेट करती है, जिसके बाद कुछ ही देर में हमारा बीएम ली भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद साथ में दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं। वेल यहाँ पर हमारी ह्योनजू बीएम ली को अपने सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, लेकिन बीएम ली जो है बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता है। यहाँ पर हमारी ह्योनजू चाहती थी कि बीएम ली थोड़ी दिनों की छुट्टी लेके ह्योनजू के साथ वापस से वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए चले जाए, लेकिन हमारा बीएम ली तो ह्योनजू से ऐसे रिएक्ट करके बात कर रहा होता है जैसे कि वो कोई नॉर्मल बात बता रही होती है, जिस वजह से हमारी ह्योनजू बीएम ली के इस रिएक्शन को देखकर बुरा मान जाती है और वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि बीएम ली को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा उनकी शादी को लेकर।
मतलब आगे दिखाया जाता है कि हमारी यौन सांग की लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाती है और हमारे यौन सांग को तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता है सुनबे से मिलने का, क्योंकि यौन सांग हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जिसके अंडर हमारे यौन सांग को इधर उधर तो जाना ही पड़ता है। जिसके बाद हमारा यौन सांग अपने डिपार्टमेंट के लोगों से और भी ज़्यादा घुलने मिलने के लिए उनके साथ बार में जाता है, जहाँ पर जाकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे यौन सांग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है हमारे यौन सांग की मुलाकात बीएम ली से होती है, जहाँ पर हमारा बीएम ली यौन सांग को सुनबे के यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। और हमारा यौन सांग नहीं चाहता था एक तरफ से तो कि सुनबे यूरोप में जाए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमारा यौन सांग ये भी चाहता था कि सुनबे की लाइफ अच्छी हो जाए, जिस वजह से हमारा यौन सांग डबल स्ट्रेस में था। दूसरी तरफ हमारी सुनबे भी यौन सांग से नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से हमारी सुनबे को भी यौन सांग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी। और सुनबे इस बार जो है यौन सांग को काफ़ी बार कॉल करती है, लेकिन हमारा यौन सांग सुनबे की कॉल को पिक नहीं करता है, जिस वजह से सुनबे यौन सांग को देखने के लिए निकल जाती है। लेकिन जब हमारी सुनबे देखती है यौन सांग को, तो वहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। हमारा यौन सांग जो है पी के बिल्कुल ही टुल हो चुका होता है, और जैसे ही हमारा यौन सांग सुनबे को देखता है तो अजीब तरीके से सुनबे के पास पहुंच जाता है। वेल यहाँ पर हमारा यौन सांग नशे में था, जिस वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, जिस वजह से हमारा यौन सांग सुनबे के पास जाता है और सुनबे से कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा। और ऐसा कहते ही हमारा यौन सांग सुनबे के कंधे में अपना सर रख देता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me falling to the ground.